नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का होगा जिक्र। आम चुनाव से पहले मौजूदा लोकसभा का आखिरी सत्र। कल पेश होगा अंतरिम बजट। बजट सत्र से पहले राज्यसभा सभापति ने आज सुबह 9:30 बजे बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक के बाद सदन के सुचारू संचालन की जताई उम्मीद। सरकार ने भी आज दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बाद यूएई से 2 और आरोपियों राजीव सक्सेना और लॉबिस्ट दीपक तलवार का भी प्रत्यर्पण। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आरोपी। हवाला के आरोपों पर होगी पूछताछ। वीडियोकॉन लोन मामले में चंदा कोचर ने किया नियमों का उल्लंघन। आईसीआईसीआई बैंक की स्वतंत्र जांच में दोषी पाए जाने के बाद बैंक ने चंदा कोचर को किया बर्खास्त। रोके सभी तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 2009 के बाद दिए गए बोनस की भी करेगी वसूली। और बेहतरीन प्रोफेशनल्स को सहूलियत देने के लिए अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए नई नीति का किया ऐलान। 1 अप्रैल से प्रभावी होगी नई नीति। उच्च शिक्षा पाने वाले विदेशी कामगारों को बड़ा मौका देने की कोशिश। भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदे की उम्मीद। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। 13 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 10 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें शुरू होंगी और दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। आमतौर पर बजट सत्र 2 चरणों में बुलाया जाता है, लेकिन इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मौजूदा लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा और इसी वजह से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों की झलक होता है। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक साल के पहले सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं से जुड़ी संभावनाओं पर भी जोर होगा। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों को भी स्पष्ट करने की कोशिश होगी। साथ ही सरकार के सामाजिक आर्थिक एजेंडे के बारे में भी अभिभाषण में संकेत मिलेंगे। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी नीतियां साफ होंगी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विदेश नीति पर सरकार के रुख को भी जानने में मदद मिलेगी। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज सुबह 9:30 बजे सभी पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई है। इसका मकसद बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों में आम सहमति बनाना है। ये सत्र आगामी आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार का अंतिम संसद सत्र है। बजट सत्र के दौरान कामकाज सुचारू रूप से चलाने के मकसद से सरकार ने भी आज दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने शिरकत की। स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की और कहा कि ये आम चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है। ऐसे में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए संसद का उपयोग किया जाना चाहिए और हर मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। समय बहुत थोड़ा है, सब मिला करके 30 घंटे हो रहे हैं और उसमें ये दोनों राष्ट्रपति अभिभाषण हो, बजट जो पेश होगा,
फिर और कुछ एक आध चर्चा के लिए सरकार कोई प्रस्तुत अगर बिल करती है, ये सब मिला करके हमें इस पर चर्चा करनी है। साधारणतया सभी लोगों ने सहयोग का आश्वासन दिया हुआ है, क्योंकि हमने ये कहा कि ये एक प्रकार से इस पूरे लोकसभा का ये अंतिम सत्र है। इसके बाद हम सब लोग चुनाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी कुछ बात कहना चाहता है और इसलिए हर व्यक्ति को मौका मिले, ये प्रयास होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा विषय हम उठा सके, अपनी बात कह सके, ऐसा सबसे निवेदन है। सब लोगों का उसमें मान्यता भी है। मुझे लगता है कि एक अच्छी तरीके से ये पूरा सत्र चलेगा और विभिन्न विषयों पर, जैसे ये भी कल्पना थी कि किसानों के लिए भी चर्चा होना चाहिए, या एक नेशनल कैलामिटी की चर्चा ऑलरेडी चल रही थी पहले से, उसको पूरी करना, और कई सारे मामले सदस्यों के मन में हैं। अब देखो, क्योंकि 1-2-3 दिन ही इन सब चीज़ों के लिए मिल पाएंगे, मगर जैसा भी हो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिले। सरकार की कोशिश बजट सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों को पारित कराने की होगी। सरकार एक साथ 3 तलाक पर लाए गए अध्यादेश को कानून की शक्ल देने और सिटीजनशिप बिल को पारित करवाने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष के पास लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को संसद में घेरने का ये आखिरी मौका है। इस दौरान विपक्ष राफेल, कृषि क्षेत्र में संकट जैसे मुद्दे उठा सकता है। हम उनको यही कहा कि प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए, उस पर भाषण के लिए सभी को चांस मिलना और थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को बोलने के लिए भी वो समय देना चाहिए, ताकि सबको मालूम होने के लिए। और दूसरी चीज़, जो बजट पेश कर रहे हैं, हमने ये कहा कि उनको वो इंटीरियम बजट के नाम पे फुल बजट न लाए। और हमारे संवाददाता पंचरन मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंचरन, संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और कल अंतरिम बजट पर भी सबकी नजरें होंगी। हम जानते हैं कि आम चुनाव से पहले मौजूदा लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा। कितना अहम है ये सत्र, पंचरन? प्रीति, देखिए, बिल्कुल अहम है, क्योंकि इस 16वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा। उसके ठीक लगभग 1 महीने बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो सरकार चाहेगी कि जो बिल यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसमें से आपने जिक्र किया था कि ट्रिपल तलाक से जुड़ा बिल और साथ में नागरिकता संशोधन से जुड़ा बिल, जिसको जो सरकार के लिए प्रायोरिटी है, और ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस भी आया है, तो इसकी वजह से सरकार की कोशिश है कि राज्यसभा में जो इसका जो अवरोध है उसको पार किया जाए। और इसी तरह से जो कई अहम मुद्दे हैं, विपक्ष दल यानी कांग्रेस ये चाहती है कि राफेल मुद्दे से लेकर किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो। यही वजह है कि उसने व्हिप भी जारी किया है अपने सांसदों की कि संसद में मौजूद रहे, और सरकार की अगर कोई कोशिश ऐसी है कि जो बिना चर्चा के बिल पारित हो तो उसको किसी तरह से रोका जाए। लेकिन सरकार की लगातार ये कोशिश है कि बजट यहाँ पर जो कल लाया जा रहा है उसमें भी कई ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो कि आने वाले चुनाव को लेकर भी हो। ये विपक्ष ऐसी आशंका जता रहा है कि सरकार इस पर लोक लुभावन घोषणा कर सकती है, इसलिए पूरा बजट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंटरिम बजट तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन इसको हमको देखना होगा कि क्या सरकार की नीतियां रहती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बेहद अहम सत्र है, क्योंकि जो बिल अटके हुए थे इस सत्र में पारित करा के सरकार संदेश देने की कोशिश भी करेगी कि जो वादे किए थे वो पूरा कर रहे हैं, और जो सामाजिक और आर्थिक जो एजेंडा था सरकार का उस पर भी आगे बढ़ने की कोशिश है। तो कई अहम बिल भी यहाँ पर हैं इस सत्र में, और उसके साथ ही हमें देखना होगा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होने वाला है 11 बजे आज होगा, उसमें जो सरकार के जो कामकाज हैं उसको किस तरह से सरकार अब पेश करना चाहेगी, और वो दिखाना चाहेंगे देश को, बताना भी चाहेंगे कि जो सरकार ने काम किए हैं उसी एजेंडे पर वो आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचरन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपका। और राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें शुरू होंगी। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा राज्यसभा में दिवंगत पूर्व सदस्यों जॉर्ज फर्नांडिस और सीताराम सिंह को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और कुछ पलों का मौन भी रखा जाएगा। मशहूर समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद किया जाएगा। दोपहर 3 बजे लोधी रोड में उनका अंतिम संस्कार होगा। लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को उनका निधन हुआ था।
3 जून 1930 को कर्नाटक में जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस देश के कद्दावर नेताओं में थे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक योगदान रहा। फिर चाहे वो रक्षा क्षेत्र में उठाए गए बड़े फैसले हों या फिर इमरजेंसी के दौरान आवाज उठाने की बात हो, जॉर्ज फर्नांडिस ने हमेशा ही आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले के सह आरोपी कारोबारी राजीव सक्सेना को दुबई से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। सक्सेना के ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दीपक तलवार को भी लाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को हिरासत में ले लिया है, साथ ही वो पूछताछ करेगी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में यूएई सरकार ने 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए और मामले में सह आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कराई गई स्वतंत्र जांच में बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्णा की समिति ने बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोचर के स्तर पर वार्षिक खुलासों की जांच पड़ताल में ढिलाई बरती गई है और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की आंतरिक नीतियों के तहत कोचर के इस्तीफे को उनकी गलतियों पर बर्खास्तगी के तौर पर लेने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में हुए अवैध खनन मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ईडी ने कल लखनऊ में आईएएस बी चंद्रकला से पूछताछ की। उन पर नियमों का उल्लंघन करके ठेका देने का आरोप है। सीबीआई की टीम उनके नोएडा स्थित घर की तलाशी भी ले चुकी है। इससे पहले अवैध खनन के मामले में हमीरपुर की पूर्व जिलाधिकारी बी चंद्रकला प्रवर्तन निदेशालय में पेश नहीं हुई थी। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने खुद ना आकर अपना वकील भेजा। इसके बाद ईडी ने दोबारा समन जारी करके कल पूछताछ की। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उद्योग धंधों का हुआ है विकास, तय की है लंबी दूरी, लेकिन फिर भी मंजिल नहीं है पास। इस बार अंतरिम बजट में क्या है कारोबार के लिए खास? घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें मिल रहे युवाओं के समर्थन के कारण ही दुनिया आज भारत के महत्व को समझ रही है। सूरत में कल न्यू इंडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का एक एक वोट उन्हें राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का सबसे बड़ा योगदान भारतीय नागरिकों में आशा और विश्वास को फिर से स्थापित करना है। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की नींव रखी। साथ ही सूरत में वीनस अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले की सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 25 लाख घर बनवाए थे। हाल में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बारे में हर सुरती जानता है, लेकिन शायद देशवासियों को पता नहीं होगा। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 10-15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले टॉप 10 शहरों में, दुनिया के टॉप 10, ये सारे के सारे 10 हिंदुस्तान के हैं। और खुशी की बात है, इसमें भी सबसे टॉप पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते टॉप 10 शहरों में से सभी के सभी भारत के होंगे। इसी तरह देश के ग्रामीण इलाकों में भी साल 2014 के बाद से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। वो उस घर में रहने के लिए चले गए हैं। ये दिवाली भी उन्होंने अपने घर में मनाई। ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले की सरकार ने 25 लाख घर बनवाए थे। गरीब को, अपने बेघर भाई बहनों को पक्की छत मिले, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 करोड़ 30 लाख मकान बना दिए। 1 करोड़ 30 लाख। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसीला बेन सेवंती लाल शाह वीनस अस्पताल का भी उद्घाटन किया और वहां की सुविधाओं को देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की पुण्यतिथि पर गुजरात के दांडी में कल राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी में बापू के दांडी सत्याग्रह का अहम योगदान है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया था। प्रधानमंत्री ने 1930 में टाइम मैगजीन का जिक्र किया और कहा कि टाइम मैगजीन ने उस वक्त महात्मा गांधी के प्रयासों को देखते हुए उन्हें टाइम पर्सन ऑफ ईयर चुना था। इसके बाद दुनिया में अत्याचार के विरुद्ध आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी। बड़ा बदलाव तभी आता है जब छोटी छोटी बातों और आदतों में सार्थक परिवर्तन आता है। नमक हो, चरखा हो, खादी हो, स्वच्छता हो, ऐसी तमाम बातें रही हैं जिन्होंने हमारे आजादी के आंदोलन को सशक्त किया, लोगों को एकजुट किया, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आजादी का सिपाही बना दिया। स्मारक 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। यहाँ 41 सोलर ट्री लगाए गए हैं जिससे 144 किलोवाट बिजली बनेगी। स्मारक में 80 पदयात्रियों की प्रतिमा बनाई गई है। स्मारक में ऐतिहासिक 1930 की नमक यात्रा की विभिन्न घटनाओं और कहानियों को चित्रित करने वाले 24 भित्ति चित्र भी हैं। यहाँ नमक बनाने के लिए सोलर मेकिंग बिल्डिंग वाले 14 जार भी रखे गए हैं। इसके साथ यहाँ 24 स्मृति पथ भी बनाए गए हैं। गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी तक पद यात्रा निकाली थी, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है।
भी आता है जब छोटी छोटी बातों और आदतों में सार्थक परिवर्तन आता है। भारतीय डाक की बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 महीने के भीतर ही देश भर में 1,25,000 सेवा केंद्र खोल दिए हैं। इनमें से 1,10,000 केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। भारतीय डाक ने इसके लिए रोज 800 सेवा केंद्र खोले। अब तक इसने 30 लाख खाते खोल दिए हैं। ये बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास का एक रिकॉर्ड है। विज्ञान भवन में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की प्रायोगिक शुरुआत के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विशेष समारोह में रेल और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय डाक के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर वित्तीय समावेशन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम से 1 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ उन्होंने किया था। इसके माध्यम से बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल और कई सेवाओं को दरवाजे तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। My compliments to all of you in this room. My compliments to all the 300,000 people associated with this program. And I'm sure that given the large scale up in its very first year, we will see the economic transformation of rural India actually reaching the benefits to the poorest of the poor, to the last man in every village, howsoever remote it may be, in a fashion that is seamless and truly reflective of the new India that each and every one of us is working towards. 4 महीने से कुछ अधिक समय में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1,26,000 सेवा केंद्र शुरू कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर 1,36,000 सेवा केंद्र देश में कार्यरत हो जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में सेवा केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया यह सबसे तीव्र और तेज प्रयास है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 800 सेवा केंद्र खोले गए हैं। मैं समझता हूं यह गौरव भी डाक विभाग को ही हासिल हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सतत बिजली समाधान की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए कार्नोट पुरस्कार से कल सम्मानित किया गया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की टीम ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक पीयूष गोयल को यह पुरस्कार उनके बिजली मंत्री रहते हुए बिजली क्षेत्र में किए गए सुधार और 18,000 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए किए गए उल्लेखनीय काम के लिए दिया गया है। पीयूष गोयल को पिछले साल अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डिजाइन में क्लाइनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी की ओर से ये पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन अमृतसर में हुए रेल हादसे की वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इस घटना में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। I think India today is moving into the new age where we will now provide leadership on the energy sphere in different ways. In my own Ministry of Railways, we have embarked on the world's most ambitious railway electrification program, where over the next 4 or 5 years, the entire Indian railways will be 100% running on electric traction. The only other comparable railway which is probably much smaller, it would be maybe 1/5 or 1/6 the size of the Indian railways, is the Swiss railway, which is electrified. No other large railway. In fact, I'm given to understand the American railway system has barely 2% electrification. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आर शर्मा ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा है कि 1 फरवरी से केबल और डीटीएच ऑपरेटरों के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि 1 फरवरी की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। There are 2 broad segments. One is the direct to home segment. Another is the cable segment, which is the MSO and the cable operator. Now in the cable segment, our figures are that about 70% customers as of yesterday have exercised their options. One interesting thing in BTH segment is that they are all prepaid models. So essentially your contract may be expiring. If it's a long term contract, then it may be expiring, let's say in 6 months or 5 months or 4 months.
and then it's your choice whether you want to continue with the contract or you want to enter into a new part. TRAI, in fact, the whole framework has come into place except the customer choice collection on 29th of December, and that customer choice collection process is going to be over on tomorrow, that is 31st of January, and from 1st of February we will have the new framework. ट्राई अध्यक्ष आर एस शर्मा ने कहा कि नई मूल्य व्यवस्था से प्रसारणकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं दोनों को लाभ पहुंचेगा। My feeling is that there will be investment in the content development from the broadcaster side. There will be more fair evaluation of the TRP ratings, and therefore advertisers will obviously stand to gain. So I think in this framework, both broadcasters, advertisers, and of course now that the MSOs and the DTH operators have got a fixed minimum assured income of that network capacity fee, which they don't have to share with the broadcasters, that also gives a opportunity for investment in the network. और आप इस खास बातचीत को अब से कुछ देर बाद सुबह 10 बजे देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। इसके अलावा आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो बेहतरीन प्रोफेशनल्स को सहूलियत देने के लिए अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए नई नीति का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से उच्च शिक्षा पाने वाले विदेशी कामगारों को बड़ा मौका देने के प्रयास के तहत ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को H-1B वीजा आवेदन से संबंधित नई नीति की औपचारिक घोषणा की। कहा गया है कि नई नीति और ज्यादा सक्षम और प्रभावी है और ये कुशल और योग्य लोगों को अमेरिका में आकर्षित करने में कामयाब रहेगी। अंतिम नियम उस आदेश को पलट देगा जिसके द्वारा अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS नियमित कैप और एडवांस डिग्री छूट के तहत H-1B अर्जियों का चयन करती है। अन्य चीज़ों के अलावा कैप सब्जेक्ट आवेदन सौंपने वाले आवेदकों के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आवश्यकता को शामिल किया गया है। नई नीति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी जिससे भारतीय पेशेवरों को फायदे की उम्मीद है। बात क्रिकेट की, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच हैमिल्टन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही है। अब तक टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए हैं। इस बीच चौथे और 5वें वनडे मैच के साथ ही 2020 सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा को इस दौर के बाकी मैचों के लिए टीम की कप्तानी सौंपी गई है। रोहित शर्मा अपना 200वां मैच खेल रहे हैं। टीम इंडिया सीरीज के पहले 3 वनडे जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद विशेष में देखिए स्वच्छ भारत गांधी से मोदी तक। नमस्कार।